आज हम लोग समझने वाले हैं कूलॉम्स के नियम का सीक्रेट टिप्स। क्या आपने नोटिस किया है कि सेम चार्ज सेम डिस्टेंस फिर भी उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल कैसे चेंज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कूलॉम्स का नियम और यह भी समझेंगे कि उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल किस प्रकार से माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कूलॉम्स का नियम। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए कूलॉम्स का नियम। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं, इस नियम में क्या क्या बातें होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो भाई, इस नियम के अनुसार हम लोग सीधा सीधा ये बातें बोल सकते हैं। मैंने इसलिए पहले लिख दिया कि टाइम कुछ कम लगेगा वीडियो में, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वह किसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है, इसके बारे में बात समझ लो। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, दोनों आवेशों का जो परिमाण है उसके गुणनफल के क्या होता है भाई, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये सीधा सीधा बोल सकते हो, अर्थात करके लिख सकते हो उस लाइन को कि जो लगने वाला वैद्युत बल F है वह अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 और Q2 के गुणनफल के, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो बोला जा रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यहां पर दूसरी वाले लाइन में यह बोला गया है कि दो बीच की दूरी स्मॉल r है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर आपके पास दो इक्वेशन एक साथ मिल गए, इन दोनों को एक साथ आप मिला करके लिखोगे पहले और दूसरे को, तो यहां पर सीधा सीधा ये बन सकता है कि जो लगने वाला इन दोनों के बीच में वैद्युत बल है ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके, Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर के, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है स्मॉल k। एक नियतांक कौन सा आता है मेरे भाई, स्मॉल k आता है। स्मॉल k इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझना है, ये स्मॉल k क्या है, तो स्मॉल k जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये क्या भाई, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसके बारे में और भी चीजें ध्यान से समझेंगे। अनुक्रमानुपाती नियतांक इसको ये समझना है कि ये अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। और दूसरी चीज इसमें ये भी आपको साथ साथ याद रखना होगा कि ये जो k होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला चीज कि ये बोल सकते हो कि माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा, इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कौन कौन सा है। यहां पर वायु भरा हुआ है कि इन दोनों के बीच में पानी भरा हुआ है कि इन दोनों के बीच में मोम भरा हुआ है कि इन दोनों आवेशों के बीच में कागज है। इन सभी माध्यमों पर यह निर्भर करता है। तो k का मान जो होता है माध्यम के भी ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा चीज ये समझ सकते हो कि जो माध्यम के साथ साथ इन आवेशों को किस पद्धति में मापा गया है उसके भी, मतलब यहां पर Q1 Q2 R किस पद्धति में मापे गए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि माध्यम के साथ साथ ये मापन के पद्धति पर निर्भर करता है, मापन के पद्धति पर निर्भर करता है। तो ये बात याद रखेंगे, मापन के पद्धति पर ये निर्भर करता है। इन दोनों पर ये बात, दोनों बातों को आप लोग याद रखेंगे। दोनों बातों को आप लोग क्या करेंगे भाई, याद रखेंगे कि माध्यम और मापन के पद्धति दोनों पर ये क्या करता है भाई, निर्भर करता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक को। यहां पर हम लोगों को फार्मूला मिला F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके मापन के पद्धति से। मान लो कि यदि SI पद्धति होती तो क्या होता, इस सभी को किस में मापा गया होता, SI पद्धति में मापा गया होता। हम सीजेस वाले की भी बात करेंगे और SI वाले के लिए भी बात करेंगे। इसमें दो दो कंडीशन होंगे, माध्यम निर्वात और वायु रहेगा तो क्या होगा, और दूसरा कोई माध्यम होगा तो क्या होगा, सभी पे बात करेंगे। अब यहां पर SI पद्धति हो और यहां पर माध्यम के तौर पे ये भी याद रखना, पहला वाला इन दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है, माध्यम ये मैं बोल दूं माध्यम निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो, निर्वात हो या वायु हो, तो इस कंडीशन में जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है, स्मॉल k की जो वैल्यू होती है वह किसके बराबर होती है भाई, याद रखना 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होती है। इसका मतलब कि इसमें फार्मूला सीधा सीधा F इक्वल टू भाई बनेगा क्या, F इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। और बल का मात्रक क्या होता है भाई SI पद्धति में, न्यूटन। तो क्या लिखोगे आप भी, न्यूटन। अब इस 9 × 10⁻9 की जगह पर हम चाहें तो
1/4πε0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी वैल्यू सेम इसी के बराबर होती है। तो चाहो तो इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, तो Q1 Q2 बटे में भाई आर स्क्वायर हो जाएगा इतना न्यूटन। तो या तो फार्मूला में आप ये बता सकते हो, नहीं तो ये बता सकते हो जो मैंने नीचे वाला लिखा, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात को और समझना है इसके साथ साथ, ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो क्या होता है। एप्सिलॉन जीरो जो है भाई निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है, याद रखना मेरे दोस्त। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू आप लोग याद रखेंगे 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई ये मात्रक जो होता है इसी फार्मूले से निकाला गया होता है। वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। इसको एप्सिलॉन भी बोला जाता है, एप्सिलॉन भी बोला जाता है, जो इच्छा करे दोनों में से पुकार सकते हो। यहाँ पर जीरो भी पढ़ा जाता है, इसको नाट भी पढ़ा जाता है। ये बात जो रही थी कब की है? जब माध्यम आपका निर्वात या वायु रहेगा तब का। अब यहाँ पर कोई माध्यम चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे? यदि माध्यम के तौर पे ये बोला जाए, सीधा सीधा आप याद रखना कि यदि यही ऐसा पद्धति ही है और माध्यम आपका बदल जा रहा है, माध्यम आपका क्या हो जा रहा है भाई? बदल जा रहा है। जैसे माध्यम में मैं बोल दिया कि जो माध्यम है, इस माध्यम की जगह पर मैंने ये बात बोल दिया कि निर्वात और वायु नहीं है, निर्वात या वायु न होकर कोई अन्य माध्यम हो, न होकर कोई अन्य माध्यम के तो जैसे आप बोल सकते हो सीधा सीधा कि आपका आ गया मोम या अभ्रक, या आप बोल सकते हो कि कांच आ गया, या आप बोल दो कि पानी आ गया, है ना, ये भी बोल सकते हो। या आप ये भी बोल सकते हो कांच आ गया, पानी आ गया, कागज भी बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे माध्यम आ जाते हैं इन दोनों आवेशों के बीच में। तो अब क्या इन दोनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल की वैल्यू कितनी हो जाती है, उसके बारे में अब समझना, आप लोग ध्यान से समझ लेना। अब निर्वात और वायु की जगह पर कोई अन्य माध्यम, इनमें से या बहुत सारे और भी माध्यम हो सकते हैं आदि हो, तो क्या होगा? हो तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान किसके बराबर आ जाता है? तो याद रखना F = 1/4π एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, बस इतना याद रखना है। एप्सिलॉन जीरो नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा। ये एप्सिलॉन है क्या चीज, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग माध्यम की, जो माध्यम रहेगा उस माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता इसे बोलेंगे हम लोग, वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता बोलोगे मेरे दोस्त, ठीक है। ये माध्यम की क्या होगी? वैद्युतशीलता होगी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक चीज समझना होगा कि जो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन, यहाँ किसके बराबर होती है? तो याद रखना इस चीज को कि एप्सिलॉन 0 इंटू में के बराबर होती है। अब ये नया के क्या आ जाता है, इस के बारे में समझ लेते हैं। इस के को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, ये माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग माध्यमों के लिए याद रखना अलग अलग होता है। तो ये माध्यम का क्या होता है मेरे भाई? परावैद्युतांक होता है। ये जैसे जितने भी ये माध्यम है सबके लिए के की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। तो चाहूं तो मैं एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन 0 के भी लिख सकते हैं। इसलिए एक नया फार्मूला आपका बन जाएगा F = 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू में के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। एक चीज इसमें थोड़े से आपको अलग लिखना पड़ेगा ताकि ये बात समझ में आ जाए कि यदि कोई अन्य माध्यम है तो इसलिए यहां पर मीडियम के लिए मैं FM लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी कि FM = 1/4π एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे की कहानी को बताता हूं। थोड़े से यहां पर एक चीज और भी चाहो तो आप निकाल सकते हो। इन दोनों बलों का जो रेशियो होता है, इन दोनों बलों का जो रेशियो होता है वह किसके बराबर होगा? मतलब F और FM का जो रेशियो होता है वह किसके बराबर होता है? तो याद रखना परावैद्युतांक के बराबर होता है। इस पे हर एक साल
क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, K इक्वल टू F अपान में FM। समीकरण इसको 1 बना लेना, समीकरण इसको 2 बना लेना, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, और यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर से Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे K बचेगा, K ऊपर चला जाएगा, तो वहीं K इक्वल टू F अपान में क्या बनता है भाई, FM बनता है। तो ये फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। थोड़े से आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए एक बार। आपने इस चीज को नोट कर लिया है, तो इसके बाद एसआई पद्धति से हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सीजीएस पद्धति में लेके चलते हैं। थोड़ी सी बात को समझना, बहुत जरा सा इसमें समझना है आपको। सीजीएस पद्धति में जाओगे तो क्या होगा, सेम कंडीशन आपके पास होंगे, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू जो होती है चेंज हो जाती है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ साइड में। इधर एक बात बताओ, के की वैल्यू इधर कितनी है आपके पास, मैं थोड़े से आप लोगों को बता दूं। के की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर आपने लिखा कि 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये एसआई पद्धति में होता है, आपको कन्वर्ट किस में करना है मेरे भाई, सीजीएस पद्धति में। तो जब सीजीएस में मेरे प्यारे दोस्त कन्वर्ट करोगे तो के तो मान लो कि सीजीएस में ये चला गया, तो ये 9 गुणे अंक तो जो भी है वो भाई वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ये न्यूटन को आप सीजीएस पद्धति में बदलोगे, एसआई से सीजीएस जाते हो, तो आपको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और यहां पर आप मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 10 की पावर 2 होता है। तो यहां पर मीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। वर्ग है तो 4 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। यहां पर आप जाओगे, इस पूरी बात को लिखना भी चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसका डाइन 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन लिखा आपने। 1 मीटर स्क्वायर में आपने 10 की पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। और यहां पर आओगे कूलाम को, आपको पता है कि आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या स्थित कूलाम है, तो यहां पर सीधा सीधा बोल सकते हो 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम है ना। और यहां पर स्क्वायर किया गया है, इसका मतलब कि 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, और 10 की पावर 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 18। अब यहां पर समझ लेना आपको, ये 10, 5 और 4 मिलके कितना हो गया, 9, और ये 9 कितना मिला 18, यानी कि 9 × 10 की पावर 18 हो गया। और यहाँ पर बटे में क्या मिल जाएगा आपका, 9 × 10 की पावर 18। अब बताओ यहाँ 9 × 10 की पावर 18 यहाँ भी है, यहाँ भी है, माने सेम सेम है, दोनों कट के एक बार में कट जाएगा, पूरा का पूरा एक बार में। अब ये जो मात्रक है वैसे ही आ जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा में स्टेट कूलाम का स्क्वायर, है ना, स्टेट कूलाम का स्क्वायर बोल सकते हो भाई, यही आपके पास आने वाला है। तो अब याद रखना है, सीजीएस पद्धति में आपको यहां पर चेंज क्या होगा, जब सीजीएस पद्धति आ जाएगी तो माध्यम भाई निर्वात या वायु रहे, और उस टाइम पर के की वैल्यू किसके बराबर आता है, यही चेंज करना है आपको। के की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, यानी कि कटाओगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और इसका मात्रक यहाँ पर क्या होगा, तो डाइन, ठीक है ना, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में स्टेट कूलाम का स्क्वायर बोल सकते हो, स्टेट कूलाम का स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अब ध्यान से समझना बात को। अब ये फार्मूला आपका बनेगा क्या, यहाँ पर पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये मात्रक अब आपका हो जाएगा डाइन। कौन सा मात्रक हो जाएगा भाई, डाइन हो जाएगा, ठीक है ना। बल का मात्रक यहाँ पर क्या होगा, डाइन। तो के का मान आपने क्या रखा, 1। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी कहानी है, बस हटा देना आपको, तो फार्मूला आपका नया बन जाएगा, कौन सा, F इक्वल टू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर डाइन। इतना आपका बल का मान मिलेगा, निर्वात या वायु रहेगा। तो आगे देखेंगे, यदि कोई माध्यम आ जाता है, निर्वात और वायु को छोड़ करके कोई अन्य माध्यम आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़े से इसमें भी आपको चेंजिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर समझ लेना भाई, यहाँ पर जब माध्यम आता है तो माध्यम का हम लोग परावैद्युतांक लेते हैं। माध्यम का क्या लेते हैं, परावैद्युतांक, यानी कि एफ एम इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा कि आपको पता है ये कि हम लोगों को जब माध्यम वाला होता है तो फार्मूला क्या लिखे थे, यहाँ पर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे में क्या आया था भाई, R स्क्वायर आया था। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का ही मान ये होता है। अब यहाँ पर
के बराबर होता है, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। इसका मतलब कि यहाँ पर 1 बटे में क्या होगा, के, 1 बटे में क्या होगा, के। अब फिर Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, 1 बटे में के, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां पर भी आप पहले वाले में दूसरे वाले से भाग देंगे तो सेम यही फार्मूला आपको निकल करके मेरे भाई आएगा। समझ गए इस पूरी बात को, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना है कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अभी तक ने आपने जो पढ़ा था इसमें ये बात को पढ़ा था कि जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल होता है, F इक्वल टू यदि निर्वात वाला माध्यम होता है तो ये फार्मूला निकल के आता है। यदि कोई माध्यम आ जाता है तो उसमें FM इक्वल टू ये फार्मूला निकल के आता है। अब यहाँ पर एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा जो आपने नहीं सीखा है कभी, तो ध्यान से देखना भाई कि यदि इन दोनों आवेशों के बीच में माध्यम की बात की जाती है तो पूरा पूरा माध्यम या तो निर्वात होता है या वायु होता है या कोई कागज होता है या अवरक या कांच या कोई भी माध्यम होता है। बशर्ते यहां पर एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा कि दोनों आवेशों के बीच में थोड़े से हिस्सा परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो इनके बीच में लगने वाले वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हम आंशिक रूप से भरते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में समझ लो। यदि मान लो कि आपके पास एक परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है और उसकी मोटाई स्मॉल टी है और दोनों आवेशों के बीच का दूरी कितना है, स्मॉल आर है, तो भाई यहां पर पूछा जा रहा है कि उन आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, F इक्वल टू यहां पर फार्मूला किसके बराबर आता है, तो 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो आपने पीछे पढ़ा था। अब इसके आगे क्या होने वाला है, नया चीज, दोनों आवेशों का गुणनफल जिस तरह से इसमें पढ़े हो Q1 Q2 बटे में, अब यहां पर प्रभावी दूरी चेंज हो जाती है। इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला प्रभावी दूरी है वो प्रभावी दूरी R नहीं होती है, R प्लस टी नहीं होती है। इन दोनों के बीच में लगने वाली प्रभावी जो दूरी है उसको मैं इधर लिख देता हूं, प्रभावी दूरी, प्रभावी मतलब प्रभाव डालने वाली जो दूरी होती है वह किसके बराबर होती है, R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के बराबर होती है। आपको पता है ये के को हम लोग बोलते हैं भैया परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कि जो यहां पर परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक होता है कैपिटल के, ठीक है। अब यहां पर याद रखना कि प्रभावी दूरी आपके पास आ गई R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के, टी अंडर रूट के, और यहां पर दूरी का वर्ग होता है तो आप भी यहां पर क्या करोगे मेरे भाई, वर्ग करोगे। तो यहां पर फार्मूला आपको क्या मिला, F इक्वल टू 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के का होल स्क्वायर। तो इसके थ्रू आप इस चीज को पूरा का पूरा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज आप लोगों को मैंने पहले ही बता भी दिया है कि इन दोनों में रिलेशन कैसा होता है, तो आपने ये बात निकाल रखी थी कि हम F अपान में एफ एम करते हैं तो वह किसके बराबर आता है, परावैद्युतांक के बराबर आता है। आइए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को इधर मैं लगा दूंगा, क्वेश्चन आपको दिखेगा और क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, याद रखना। जैसे मान लो कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है 80 न्यूटन का है। दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल जब कोई माध्यम नहीं होता है तो उसको बताया जा रहा है कि मतलब 80 न्यूटन का काम कर रहा है। उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल भाई किसके बराबर है, 80 न्यूटन के बराबर है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जब उसको किसी माध्यम में रख दिया जाता है तो उस पर 8 न्यूटन का बल लगता है। यानी कि माध्यम में जो लगने वाला बल है वह कितना न्यूटन है मेरे भाई, 8 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 8 न्यूटन है। तो अब यहां पर यह आपसे पूछा जा रहा है कि उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। ये बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, ध्यान देना। के इक्वल टू आपको फार्मूला मैंने क्या बताया, चुटकियों में इसको हल कर सकते हो। के इक्वल टू एफ बटा में क्या होता है, एफ एम, यानी कि 80 बटे में क्या हो जाएगा 8, कटाओगे तो किसके बराबर आएगा मेरे भाई, 10 के बराबर आएगा। और परावैद्युतांक का कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है तो के की वैल्यू वहां पर किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। उसके बाद से एक चीज और हम लोग पढ़ देते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। एक चीज और भी ध्यान में यहां पे रखना कि जो क्या परावैद्युत पदार्थ होता है उसका परावैद्युतांक सभी माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। और यह भी याद रखना कि जो कैपिटल के की वैल्यू होती है 1 से एबव होती है। तो चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, अपेक्षिक वैद्युतशीलता, हेडिंग डालेंगे आप लोग, अपेक्षिक वैद्युतशीलता।
तो हेडिंग आप लोगों ने बना लिया अपेक्षिक वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहा जाता है, ध्यान से सुन लेंगे थोड़े से। माध्यम की वैद्युतशीलता जो आपने एप्सिलॉन पढ़ा था, और निर्वात की वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 पढ़ा था, इन दोनों के अनुपात को ही अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहा जाता है। इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो भाई तो लिख सकते हो। तो माध्यम की वैद्युतशीलता व निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसे किससे डिनोट करा जाता, तो याद रखना इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर फार्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, फार्मूला क्या बनेगा, तो याद रखना एप्सिलॉन आर या एप्साइलन आर इक्वल टू एप्साइलन बटे में एप्साइलन 0 आ जाएगा। और एक मोटा मोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना मेरे भाई, कि जो एप्सिलॉन आर होता है वह परावैद्युतांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। ये मोटा मोटी एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखना कि यह के मान के बराबर होता है एप्सिलॉन आर, माने ये बोलो चाहे ये बोलो दोनों एक ही है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मैं लगा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आप लोग बताइएगा भाई ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना मेरे भाई। एक एक लोगों को आपको जोड़ने का काम है, आप मेरे साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।